अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हम पढ़ेंगे थर्मो रेगुलेशन। तो ये भी आपने बेटा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर करना है। और आपको पता है कि जो पिछली वीडियोस मैंने बनाई हैं साथ साथ उसके क्विज है, एंड पे देता हूँ आपको तैयारी के लिए। तो इसके एंड पे भी आपको क्विज है जो मिल जाएगा, सॉल्व क्विज होगा जो आपके कंसेप्ट बनाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं और साथ इनके क्विज भी मैंने हर वीडियो के एंड पे अपलोड किए हैं। तो हमने कहा थर्मो रेगुले जो होम्योस्टेसिस है बेटा उसके तीन प्रोसेस हैं। तो एक प्रोसेस है बेटा थर्मो रेगुलेशन, एक है ओस्मो रेगुलेशन और एक है एक्सक्रीशन। तो हमने ओस्मो रेगुलेशन पढ़ ली जिसमें हमने ओस्मो कॉन्फॉर्मर्स, ओस्मो रेगुलेटर्स वगैरह पढ़े। और एक्सक्रीशन पढ़ ली जिसमें हमने अमोनिया पढ़ा, यूरिया और यूरिक एसिड पढ़ा। ठीक है, अब हमारा लास्ट टॉपिक है होम्योस्टेसिस का और इस चैप्टर का भी थर्मो रेगुलेशन। तो थर्मो रेगुलेशन बेटा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपने करना है, इंपॉर्टेंट है। तो मैं साथ साथ बताता हूँ किस तरह आएगा और शॉर्ट और एमसीक्यूज आपको बताऊंगा साथ। ठीक है, तो थर्मो रेगुलेशन क्या है। तो बेटा आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा। थर्मोरेगुलेशन इज द होम्योस्टेटिक प्रोसेस। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी करनी है। इज द होम्योस्टेटिक प्रोसेस, यानी कि ये होम्योस्टेसिस का प्रोसेस है इन विच ऑर्गेनिज्म मेंटेन देयर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। तो इसमें जानदार अपना जो है अंदरूनी बॉडी का टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन करते हैं विद इन अ टॉलरेबल रेंज, यानी कि एक काबिल बर्दाश्त हद तक, रिगार्डलेस ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जितना मर्जी जो है टेम्परेचर हो जाए, बाहर चाहे मनफी में चला जाए चाहे ऊपर चला जाए। ठीक है, तो लेकिन जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है उसको एक खास हद तक रखना है। इसको हम क्या कहते हैं, थर्मो रेगुलेशन। ठीक है, तो ये होम्योस्टेसिस की ही एक किस्म है। यानी कि बाहर का टेम्परेचर जितना मर्जी हो जाए, जिस्म का टेम्परेचर जो है वो, जैसे हमारी मिसाल ले लें कि हमारे जिस्म का टेम्परेचर हमेशा 37 पे ही रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है ना, बाहर चाहे मनफी में हो जाए चाहे जो है 40 पे चला जाए, 45 पे चला जाए, जितना मर्जी चला जाए। ठीक है, हमारे जिस्म में ये खसूसियत है कि उसको रेगुलेट करता है। अब वाई थर्मो रेगुलेशन इज इंपॉर्टेंट, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये लॉन्ग का भी पार्ट आ सकता है। तो ये थर्मो रेगुलेशन की बेटा सारी इंपॉर्टेंस बताई गई है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस क्या है, थर्मो रेगुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनिमल्स। वी नो दैट एंजाइम्स हैव ऑप्टिमल टेम्परेचर। आपने 9th क्लास में ऑप्टिमल टेम्परेचर पढ़ा होगा जिसमें एंजाइम बेस्ट वर्क करते हैं। तो उसको टेम्परेचर को हम ऑप्टिमल टेम्परेचर कहते हैं, एट विच दे फंक्शन मोस्ट एफिशिएंटली। तो एक टेम्परेचर होता है जहां पे एंजाइम एफिशिएंटली वर्क करते हैं, उसको हम ऑप्टिमल टेम्परेचर बोलते हैं। इफ टेम्परेचर फॉल्स, अगर तो टेम्परेचर कम हो जाए बिलो द ऑप्टिमल, यानी कि ऑप्टिमल से कम हो जाए। अब अपनी मिसाल लें, हमारे जिस्म का ऑप्टिमल टेम्परेचर है 37। ठीक है, तो अगर हमारे जिस्म का टेम्परेचर 37 से कम हो जाए तो क्या होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कोलेजन्स डिक्रीज। तो एंजाइम सबस्ट्रेट जो कम्प्लेक्स बनना होता है वो कोलेजन होंगे, वो क्या होंगे, वो टकराव होंगे, वो बनना है वो कम हो जाएगा। एंड मेटाबॉलिक रेट ड्रॉप, और हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो कम हो जाएगा। तो ये है अगर टेम्परेचर कम हो जाए। ठीक है ना, अगर टेम्परेचर ऑप्टिमल रेंज से कम हो जाए। इफ टेम्परेचर राइजेस वेल अबव द ऑप्टिमल, अगर टेम्परेचर ऑप्टिमल से ज्यादा हो जाए, यानी कि 37 से हमारे केस में ज्यादा हो जाए, एंजाइम्स बिगिन टू डी नेचर। तो एंजाइम क्या है, वो डी नेचर होना शुरू हो जाते हैं एंड लूज देयर फंक्शन परमानेंटली, और अपना जो फंक्शन है उनका वो क्या होता है, लॉस हो जाता है। सिमिलरली और क्या नुकसान है, द लिपिड बाइलेयर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज टेम्परेचर सेंसिटिव। तो हमारे जो सेल होता है उसकी जो लिपिड बाइलेयर होती है, सेल मेम्ब्रेन की लिपिड बाइलेयर है, हमने कहा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को याद करें कि वो टेम्परेचर सेंसिटिव है, यानी कि टेम्परेचर का असर होता है उस पर। अगर टेम्परेचर हाई हो जाएगा, एट हाई टेम्परेचर सेल मेम्ब्रेन कैन lose their selective permeability, low temperature can make membranes rigid and brittle। और अगर टेम्परेचर लो हो जाए तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या हो सकती है, रिजिड हो सकती है। तो बेटा ये है होम्योस्टेसिस, टेम्परेचर के थर्मो रेगुलेशन की अहमियत, कि अगर ना हो या टेम्परेचर ऑप्टिमल से कम या ज़्यादा हो तो उसके क्या नुकसान है, और ठीक, और ऑप्टिमल रखने के क्या फ़ायदे हैं। आगे बेटा थर्मो रेगुलेशन है, हमारा जो मेन टॉपिक आ गया है, टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ हीट सोर्स। अब हमने जिस तरह ओस्मो रेगुलेशन में पढ़ा था ना बेटा कि ओस्मो रेगुलेशन में कौन कौन से मसाइल चीज़ें थी, जो ओस्मो कन्फॉर्मर थे जो पानी का तवाज़ुन बरकरार जिन नहीं रख सकते थे, जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर का पानी का तवाज़ुन था वही इनका था। ओस्मो रेगुलेटर थे जो
अपने जिस्म के अंदर फ्लूइड की जो कंसंट्रेशन है उसको कांस्टेंट रख सकते थे। ठीक है, इसी तरह अब ये थर्मो रेगुलेशन में है कि जो तो अब इसकी ना दो एग्जाम है। एक एनिमल्स की एग्जाम हम लगाएंगे हीट सोर्स की बुनियाद पर, यानी कि जो हीट सोर्स है उसकी बुनियाद पर, और दूसरी हम बेटा एग्जाम लगाएंगे थर्मो रेगुलेशन की बुनियाद पर। ठीक है ना। तो बेटा जो हीट सोर्स है ना, हीट सोर्स का मुराद ये होगा कि हीट यानी कि जो हरारत है वो कहाँ से लेंगे। ठीक है ना। हीट यानी कि हीट का जो बुनियादी माखज है वो क्या है, तो उस बुनियाद पर जो है एनिमल्स की हम कैटेगराइजेशन इसको करेंगे। तो एक तो हम इस तरह करेंगे कि हीट कहाँ से लेंगे एनिमल्स, ठीक है, उसकी बुनियाद पर एक्टोथर्म्स हैं और एंडोथर्म्स हैं। और दूसरी हम किस्म करेंगे थर्मो रेगुलेशन की बुनियाद पर, यानी कि टाइप ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी ऑफ थर्मो रेगुलेशन। यानी कि हम इसमें देखेंगे कि एनिमल्स हैं वो थर्मो रेगुलेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उसकी बुनियाद पर होंगे पाइकिलोथर्म्स और होम्योथर्म्स। तो देखें बेटा, हम सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ हीट सोर्स, यानी कि हीट का जरिया कौन सा होगा। तो इसमें दो हैं, एक एक्टोथर्म्स हैं और एक एंडोथर्म्स हैं। तो बेटा एक्टो का मतलब होता है बाहर बाहर से, और एंडो का मतलब होता है अंदर से। ठीक है, तो जो अपनी हीट है एनिमल्स बाहर से लेते हैं उनको हम एक्टोथर्म्स बोलते हैं, और जो अपनी हीट खुद प्रोड्यूस करते हैं जिस्म की उनको हम एंडोथर्म्स बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है। तो एक्टो का मतलब है बाहर। एक्टोथर्म्स आर एनिमल्स दैट गेन मोस्ट ऑफ देयर बॉडी हीट फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल मतलब बैरूनी सोर्सेज से, तो ये एक्टोथर्म्स हो जाएंगे। देयर इंटरनल टेम्परेचर जनरली फ्लक्चुएट्स विद इन द टेम्परेचर ऑफ देयर सराउंडिंग्स। तो उनके जिस्म का टेम्परेचर वही होगा जो कि उनकी सराउंडिंग्स का, यानी कि उनकी एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होगा। यानी कि वो अपना टेम्परेचर, जिस तरह उसमें कन्फॉर्मर्स थे ना कि उनके अंदर फ्लूइड का तवाज़ुन वही होगा जो उनके आबो हवा का होगा, जो उनकी एनवायरनमेंट का होगा, इसी तरह इनका टेम्परेचर एक्टोथर्म्स का वही होगा जो एनवायरनमेंट का होगा। ठीक है, तो मोस्ट इनवर्टिब्रेट्स आर एक्टोथर्म्स। तो ज्यादातर इनवर्टिब्रेट्स एक्टोथर्म्स हैं। अमंग द वर्टिब्रेट्स में कौन कौन से आते हैं? फिशेज आती हैं, एम्फीबियन आते हैं जो पानी और खुश्की में रहते हैं जैसे फ्रॉग्स वगैरह हैं, और रेप्टाइल्स आते हैं। ये क्या है? एक्टोथर्म्स है, तो इनकी मिसाल आपने देनी है। उसके बाद है इन एक्टोथर्म्स द मेटाबॉलिज्म रेट इज वेरी लो। इनका मेटाबॉलिज्म रेट बहुत कम होता है क्योंकि अंदर अपनी हीट नहीं पैदा कर सकते ना, ये बाहर की एनवायरनमेंट पे डिपेंड है। ठीक है, तो बाहर की एनवायरनमेंट के समझिए कि ये गुलाम है, तो बाहर से इन्होंने हीट लेनी है, अपनी हीट है नहीं, तो दे कैन नॉट प्रोड्यूस इनफ हीट टू रेज एंड मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। तो ये अपनी हीट है, इनफ हीट है, वो नहीं पैदा कर सकते। सो दे रिलाई, तो ये इन्हसार करते हैं ऑन द हीट फ्रॉम द इन्वायरमेंट। तो ये इन्वायरमेंट की हीट पर इन्हसार करते हैं। एक्टोथर्म्स यूज बिहेवियरल थर्मोरेगुलेशन। ठीक है, तो अब ये कुछ किस्म की बिहेवियरल अडेप्टेशन है बेटा इनमें, वो करेंगे। ठीक है, यानी कि ये कुछ ऐसा तर्ज अमल इख्तियार करेंगे, ऐसा बिहेवियर इख्तियार करेंगे जो इनकी जो है वो मदद करेगा। ठीक है, इनको हीट प्रोड्यूस करवाने में, बाहर से हीट लेने में मदद करेगा। ठीक है ना। मिसाल के तौर पर इफ दे आर टू कोल्ड, अगर ये बहुत ज्यादा ठंडे हो जाएं, दे बास्क इन द सन। जैसे कभी आपने छिपकली देखी होगी किसी वीडियो में कि वो खड़ी होकर अगले पांव उठाकर अपने जो है वो क्या करती है, वो सन बास्किंग करती है। ठीक है ना। तो वो रेडिएशन लेंगे, सूरज से शुआएं लेंगे, तो इसको हम बास्किंग कहते हैं। अगर ये बहुत ज्यादा ठंडे हो जाए, इनका टेम्परेचर ठंडा हो जाए। और सिट ऑन वार्म रॉक, या फिर कुछ जानदार ऐसे होंगे जो कि जो गर्म जो चट्टान है उस पर बैठेंगे, इसको हम कंडक्शन बोलते हैं। जो सूरज से लेंगे उसे हम रेडिएशन बोलेंगे, और जो किसी वार्म सरफेस से लेंगे उसे हम कंडक्शन बोलेंगे, यानी कि हीट जज़ब करेंगे। इफ दे आर टू हॉट, अगर ये गर्म हो जाए, अगर इनका जो जिस्म का टेम्परेचर है वो बढ़ जाए, दे सीक शेड और बोरो इनटू द कूल अर्थ। तो वो क्या करेंगे, वो या तो साए में चले जाएंगे या अपनी जो उनके बिल होते हैं, ठीक है, तो उसमें कूल अर्थ में यानी कि ठंडी जमीन में चले जाएंगे। इन वेरी कोल्ड क्लाइमेट्स, अगर अब हवा बहुत ठंडी हो गई है, दे बिकेम डोरमेंट, तो वो डोरमेंसी में चले जाएंगे ड्यूरिंग द कोल्डेस्ट मंथ। तो ये महीनों क्या है बेटा, डोरमेंसी में चले जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद इनका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है, और फिर ये जब असल सीजन लौटता है जिसमें थोड़ी बहुत हीट होती है, तो फिर ये वापस आते हैं। ठीक है, तो उसके बाद है बेटा एंडोथर्म। एंडो का मतलब है इनसाइड, थर्म मतलब हीट, यानी कि ये अपनी हीट खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो एंडोथर्म जनरेट द मेजोरिटी ऑफ देयर बॉडी हीट थ्रू इंटरनल मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है।
तो ये अपना इनका मेटाबॉलिज्म होता है, ये दे मेंटेन अ रिलेटिवली कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, इनके बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, इनका कांस्टेंट नहीं था, जो आबो हवा का टेम्परेचर था, माहौल का टेम्परेचर था, वही इनका था, लेकिन इनका क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, जैसे हम इंसान है, हमारा हर वक्त 37 रहता है, ऑफन हायर देन द एनवायरमेंट, यानी कि एनवायरमेंट से ज्यादा ही होता है थोड़ा बहुत। बर्ड्स एंड मैमल्स आर एंडोथर्म्स, हम मैमल्स में आते हैं, बर्ड्स हैं बेटा, ये है एंडोथर्म्स, ये मिसालें याद करनी है। व्हेन इट गेट्स कोल्ड, जब सर्दी पड़ती है, दे मे शिवर, ये अब हमारी बात हो रही है, ठीक है, और बहुत सारे जानवरों की बात हो रही है। जब सर्दी आती है हम क्या करते हैं, हम कांपते हैं। तो ये कब कभी क्या है, मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है, मसल का सकड़ाव है, ये क्या करता है, हमें हीट पैदा करने में मदद देता है। और बर्न ब्राउन एडिपोज टिश्यूज, और यहाँ फिर हमारे जो एडिपोज टिश्यू हैं, जो फैट टिश्यूज होते हैं बेटा, ठीक है, उनको हम जलाते हैं, उनकी चर्बी, और हमें हीट मिलती है। मोस्ट एंडोथर्म्स हैव इंसुलेशन टू रिटेन हीट सच एज हेयर, फीदर और फैट। जो ज्यादातर एंडोथर्म्स होते हैं बेटा जानदार, वो क्या करते हैं, उनकी इंसुलेशन होती है जल्द के ऊपर, यानी कि हीट से जो है हीट लॉस ना हो, उनके जिस्म से हीट खारिज ना हो। और जैसे हेयर्स हैं, पार हैं परिंदों में, फैट है, चर्बी है हमारे, ठीक है, तो ये चीजें मदद करती हैं। आगे बेटा दूसरी किस्म में है टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी ऑफ थर्मोरेगुलेशन। अब ये थी हीट की बुनियाद पर किस्में, एंडोथर्म्स और एक्टोथर्म्स और एंडोथर्म्स। अब ये है ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी ऑफ थर्मोरेगुलेशन, तो ये बेटा आपको अलग से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, और ये क्या है, आपको अलग से लॉन्ग क्वेश्चन जो है बेटा आ सकता है कि पाइकिलोथर्म्स और होम्योथर्म्स पर नोट लिखें, या इस बुनियाद पर थर्मोरेगुलेशन की बुनियाद पर करें। तो या फिर आपको डिफाइन में पूछा जा सकता है, तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी डेफिनेशन आ जाती है ना, कि एक्टोथर्म्स, एंडोथर्म्स, पाइकिलोथर्म्स और होम्योथर्म्स को बयान करें, तो फिर आपने थोड़ा थोड़ा बयान कर देना है। तो बेटा थर्मोरेगुलेशन से मुराद ये है, थर्मो का मतलब होता है, हमें पता है टेम्परेचर, तो जो अपना टेम्परेचर बरकरार रख सकते हैं या नहीं रख सकते, इस बुनियाद पर एक एग्जाम है। तो जो किलोथर्म्स हैं बेटा, ये अपना टेम्परेचर है, बॉडी का कांस्टेंट टेम्परेचर बरकरार नहीं रख सकते। जो होम्योथर्म है वो रख सकते हैं। पर किलो का मतलब होता है वेरी करना, बदलना, फ्लक्चुएट करना। तो इनका जो बॉडी का टेम्परेचर है ये फ्लक्चुएट करता है, ये नहीं कांस्टेंट रख सकते। लेकिन जो होम्योथर्म्स है, होम्यो का मतलब होता है एक जैसा, थर्म्स मतलब टेम्परेचर, तो ये अपना एक जैसा टेम्परेचर है वो बरकरार रख सकते हैं। तो पैकिलोथर्म्स क्या है, एनिमल्स दैट आर अनएबल टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर विद इन नैरो लिमिट्स। तो ये एक खास हद तक अपना टेम्परेचर बरकरार नहीं रख सकते। देयर बॉडी टेम्परेचर वेरीज कंसिडरेबली, तो एक खास हद तक इनका जिस्म का टेम्परेचर है वो बदलता है, यूजुअली मैचिंग द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट, जो कि एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के साथ मैच करता है। तो ऑल इनवर्टिब्रेट्स, अब मिसालें हैं, इनवर्टिब्रेट्स आर पैकिलोथर्म्स, जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती वो क्या है, पैकिलोथर्म्स हैं। और वर्टिब्रेट्स में भी कुछ हैं, द वर्टिब्रेट्स लाइक फिशिस, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स आर आल्सो पैकिलोथर्म्स, और ये क्या है, आल्सो पैकिलोथर्म्स हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, और ये सारे क्या हैं बेटा, पैकिलोथर्म्स हैं। उसके बाद है बेटा होम्योथर्म्स, दीज एनिमल्स मेंटेन रिलेटिवली कांस्टेंट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, तो इनका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अच्छा एक बात और देखें, पैकिलोथर्म हमने कहा कि देखिए कुदरत ने जो चीजें बनाई हैं उसका नुकसान नहीं होता हर वक्त, उसका फायदा भी होता है। अब जो पैकिलोथर्म्स हैं वो अपनी जिस्म का टेम्परेचर बरकरार नहीं रख सकते, लेकिन जो रख सकते हैं, जैसे हम इंसान हैं, होम्योथर्म्स हैं, उनकी बजाय इनको एक फायदा होता है, वो फायदा यहाँ लिखा गया है, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर बेटा आपने करना है, बॉक्स वाला क्वेश्चन। पैकिलोथर्म्स डू नॉट नीड टू कंज्यूम मैसिव अमाउंट ऑफ फूड टू फ्यूल अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, ठीक है ना। तो अब देखें हमारी जिस्म की जो हम एनर्जी लेते हैं, खाते हैं, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे जिस्म का टेम्परेचर कांस्टेंट करने पर लगता है, लेकिन पैकिलोथर्म्स को ये तो नहीं ना करना पड़ता, इसलिए उनको ज्यादा एनर्जी स्पेंड नहीं करनी पड़ती। इट अलाउ देम टू सर्वाइव इन न्यूट्रिएंट पुअर एनवायरनमेंट्स, तो ऐसे जानदार जो न्यूट्रिएंट पुअर एनवायरनमेंट में रहते हैं, जहां पर मुनासिब खुराक नहीं है, तो उनको क्या है बेटा, इस चीज का ये फायदा हो जाता है कि उनको टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ज्यादा खुराक नहीं खानी पड़ती, वो थोड़ी सी खुराक पर भी गुजारा कर लेते हैं, ठीक है। जिस खुराक पर होम्योथर्म्स हैं वो कहत सालिका या भूख का शिकार हो जाते हैं, वहां पे ये सर्वाइव कर जाते हैं पैकिलोथर्म्स, ठीक है। तो ये अल्लाह ताला ने एक बैलेंस रखा हुआ है कुदरत ने। तो होम्योथर्म्स क्या थे, जो कांस्टेंट टेम्परेचर जो अपना बरकरार रख सकते थे रिगार्डलेस ऑफ द इन्वायरमेंटल फ्लक्चुएशन, इन्वायरमेंट में जितनी मर्जी फ्लक्चुएशन आ जाए, जितनी मर्जी जो है बेटा वो तब्दीली आ जाए। दे यूज थर्मोस्टेट्स,
इनमें थर्मोस्टेट्स होते हैं, यानी कि ये सेंसर होते हैं, हमारे दिमाग में होते हैं, हाइपोथैलेमस में होते हैं, इन द ब्रेन टू ट्रिगर कूलिंग और हीटिंग प्रोसेस, ठीक है ना। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि किस तरह जो है अगर हमारा जिस्म का टेम्परेचर हाई हो जाए तो क्या होगा, अगर कम बाहर का टेम्परेचर ज्यादा हो जाए या कम हो जाए तो क्या होगा, हमारा हाइपोथैलेमस है थर्मोस्टेट के तौर पर किस तरह काम करेगा। एग्जाम्पल इंक्लूड्स मैमल्स एंड बर्ड्स, ठीक है। तो मैमल और बर्ड जो है बेटा ये होम्योथर्म्स हैं। तो मैमल एंड बर्ड्स बेटा एंडोथर्म्स भी हैं और होम्योथर्म्स भी हैं। क्यों? क्योंकि हमने ये हीट की बुनियाद पर पढ़ा था, तो ये अपने जिस्म की हीट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे हमने पढ़ा कि एडिपोज टिश्यू से, मसल कॉन्ट्रैक्शन से, ठीक है। तो ये सारे, और ये क्या है, जिस्म का टेम्परेचर भी बरकरार रख सकते हैं। तो जो इंसान है बेटा ये होम्योथर्म्स भी हैं और एंडोथर्म्स भी हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है इस चीज को। तो फॉर इंस्टेंस ह्यूमन मेंटेन देयर इंटरनल टेम्परेचर ऑफ एट रफली 37 सेल्सियस वेदर दे आर इन वेरी कोल्ड और वेरी हॉट टेम्परेचर, यानी कि उसने यही कहा है कि जितना मर्जी टेम्परेचर हो जाए बाहर के एनवायरनमेंट का, इंसानों का अंदरूनी टेम्परेचर जो है वो 37 पे रहता है, और वो थर्मोस्टेट की वजह से जो हमारे दिमाग में हाइपोथैलेमस में मौजूद है, उसको हम अगले लेक्चर में बेटा स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये बेटा ये थी एग्जाम, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था, आपने इसको अच्छे तरीके से करना है। अब आते हैं क्विज की तरफ, आप अपना क्विज देख लें जो हमने आज पढ़ा है, और देखें किस तरह मैंने आपको जो निकाल कर दिए हैं एमडी कैट और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो पिछली वीडियोस भी आप देखिएगा, उसके भी एंड पे बेटा इसी तरह मैंने क्विज अपलोड किए हैं। चले बेटा जी, ये हैं आपके एमसीक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थर्मो रेगुलेशन के। तो पिछले लेक्चर्स के तो जो मैंने हैं वो साथ साथ आपको करवा दिए हैं, ठीक है। तो पिछली वीडियोस अपलोड हैं बेटा, तो ये आप देख लीजिए। तो आपने अगर लेक्चर गौर से सुन लिया ना, तो ये मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो इस पे अलग अलग से 5-10 मिनट ऐसे लग जाएंगे, ठीक है। तो जो आपको एमसीक्यू समझ ना आएगा, ये मैं आस्ते आस्ते स्क्रॉल कर रहा हूँ इसको, तो आप बेटा मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये 15 एमसीक्यूज हैं इस टॉपिक के जो आज हमने पढ़ा है। तो ये बोर्ड के लिहाज से, एमडी कैट के लिहाज से, क्योंकि आपको पता है कि आपके एमडी कैट जो बच्चे देंगे और एंट्री टेस्ट वगैरह देंगे, ये पार्ट 2 की बायोलॉजी का एक ज़्यादा पोर्शन में से आएंगे, ठीक है। तो आप इसको अच्छे तरीके से करें। तो बेटा एंड पे आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़, अगले लेक्चर में मिलते हैं।